नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। 20 फरवरी की ताजा खबरें। सबसे पहले हम आप तक देश के तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10 मार्च को होगी टीएमसी कार्य समिति की बैठक। ममता बनर्जी हो सकती है शामिल। कोरोना संक्रमण कम होने पर यूपी से हटा नाइट कर्फ्यू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खाली ट्रेन में आग लग गई। जानते हैं खबरें विस्तार से। करीब 1.25 साल के बाद जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया है, लेकिन बहुत से लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं हैं। इन लोगों को सर्वे कराने में काफी परेशानी हो रही है। लोग ऑनलाइन के द्वारा जमीन के कागजात निकालकर अपने खेत का सर्वे करा सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार ऑनलाइन के द्वारा जमीन का खतियान, केवाला और लगान रसीद उपलब्ध करा रही है। पटना, बक्सर, पूर्णिया, समस्तीपुर समेत किसी भी जिले में रहने वाले लोग अपने जमीन के इन कागजातों को आसानी से निकाल सकते हैं। भारत ने अपने कुल वयस्क आबादी के 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान जारी करते हुए जानकारी दी। देश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार कम होने के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने एक हालिया ट्वीट में बताया कि देश में 175 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। देश में कोरोना संक्रमण के केस अब काफी कम हो गए हैं। आलम यह है कि बीते 24 घंटे में 25,000 से भी कम मरीज सामने आए। बता दें कि देश में शनिवार को कोविड के 22,270 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े की माने तो बीते 24 घंटे में कोरोना से 325 लोगों की मौत हो गई। नए मरीजों की बात करें तो एक दिन में 22,270 संक्रमित मिले हैं, जो कि पिछले दिन की तुलना में 14.1% कम है। वहीं 60,298 मरीज ठीक हो गए हैं। बता दें कि देश में कोरोना के एक्टिव केस 2,53,739 है। वहीं रिकवरी रेट अब 98.21% हो गया है। बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कोरोना महामारी की तीसरी लहर निकल चुकी है। यहाँ प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। खबर के अनुसार बिहार के बेगूसराय, भागलपुर, बांका, बक्सर, नालंदा समेत 13 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं, क्योंकि इन जिलों में पिछले 24 घंटे के अंदर एक भी कोरोना मरीज नहीं मिले। वहीं पटना में सबसे ज्यादा 25 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई। बता दें कि बिहार के अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, नालंदा, रोहतास और शिवहर में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। हालांकि अन्य जिलों में कुल 91 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। छपरा के मसरक में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक और मारुति कार की भिड़ंत में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। छपरा के मसरक में ऑर्केस्ट्रा संचालक की मौत, वहीं टक्कर के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। मृतक की पहचान सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के जुदैनपुर गांव निवासी मुर्तुजा मियां का 35 वर्षीय पुत्र अशरफ अली के रूप में हुई। वहीं घायल बसंतपुर थाना क्षेत्र के खेरवा गांव निवासी बिंदा शाह 60 वर्षीय पुत्र रामलाल शाह स्वर्गीय चंद्रमा यादव का 35 वर्षीय पुत्र हरिकिशोर यादव के रूप में बताया जा रहा है। अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। सीबीआई के बाद अब ईडी ने लालू पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चारा घोटाले से जुड़े 2 मामलों का टेक ओवर करते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इन कांडों में देवघर कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी तथा दुमका कोषागार से 34.91 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला शामिल है। दोनों ही मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने 19 मार्च 2018 और 9 अप्रैल 2018 को इस केस के सभी अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां एक अधजला शव पाए जाने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हुरडीहा गांव निवासी 34 वर्षीय जदयू कार्यकर्ता मोहम्मद खलील आलम रिजवी के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि बीते 16 फरवरी की सुबह ही खलील घर से निकला था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के 150वीं जयंती समारोह में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर गए हैं। आज दिन रविवार अर्थात 20 फरवरी को रामनाथ कोविंद श्री चैतन्य गौड़िया मठ जाएंगे। यहाँ पर वह करीबन 15 मिनट तक रुकेंगे। इसके बाद यहाँ से राष्ट्रपति का काफिला सीधे श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेगा।
यहाँ पर आयोजित श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के 150वीं जयंती समारोह में वह हिस्सा लेंगे। 3 साल तक चलने वाले इस समारोह का राष्ट्रपति विधिवत उद्घाटन करेंगे। पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे तक राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में रहेंगे। इसके बाद वह भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग में एक ही दिन शेष बच गया है। ऐसे में सभी पार्टियां एडी चोटी का जोड़ लगाने में जुटी है। इस बीच शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा, अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट में 49 दोषियों को एक मोहम्मद सैफ सपा नेता सदाब अहमद का बेटा है, लेकिन अखिलेश उन पर चुप है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सदाब अहमद और अखिलेश यादव की फोटो भी दिखाई। तस्वीरें में दोनों साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या अखिलेश ने उन्हें बिरयानी पर बुलाया था। साथ ही उन्होंने कहा, अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट के तार सीधे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ जुड़े थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं। ये चुप्पी एक बार फिर आतंकियों के संरक्षण की तरफ उंगलियां उठाती है। खेल जगत के लिए एक बड़ी खबर है। भारत 40 साल बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र 2023 की मेजबानी करेगा। भारत ने चीन में बीजिंग में चल रहे इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के 139वें सत्र में शनिवार को 40 साल बाद इसकी मेजबानी के लिए बोली जीत ली है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 2 दिवसीय दौरे को लेकर भुवनेश्वर एयरपोर्ट से लेकर पुरी जगन्नाथ मंदिर तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति 19 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किए। मंदिर को कल अपराह्न शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आम भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए पुलिस एडीजी मुख्य सचिव प्रमुख जगन्नाथ धाम पहुंच गए थे। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। पटना के नौबतपुर में बेलगाम अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक शख्स की मौत हो चुकी थी। सीबीएसई सीईटी रिजल्ट का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। लंबे समय से नतीजे की राह देख रहे उम्मीदवारों के सामने कोई स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही कि आखिर नतीजे कब तक घोषित किए जाएंगे। पटना प्राथमिक व मध्य स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेने और योगदान करने के लिए पुलिस की ओर से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र की तत्काल कोई जरूरत नहीं है। 42,000 से अधिक अभ्यर्थियों को यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेश रवि प्रकाश ने ट्वीट कर दी है। शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तमाम समस्याएं और शंकाएं शिक्षा विभाग से पूछी जा रही थी। दरअसल 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने और योगदान के समय अभ्यर्थियों को तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी है, जिनके बारे में विभाग से अभ्यर्थी मार्गदर्शन चाह रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख रवि तिवारी का शनिवार को निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे और पिछले करीब 2 वर्षों से इस बीमारी से जूझ रहे थे। उनके परिजनों और दोस्तों ने यह जानकारी दी। वह 40 वर्ष के थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हो गई थी। बहुत से लोग घायल हो गए थे। विस्फोट के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ था। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जब बात आतंकवाद की होती है तो भाजपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होता है। आतंकवाद पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। फुलहर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली बरते जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पंचगछिया निवासी महेश्वर यादव ने वीडियो को आवेदक लिखकर शिकायत किया है। दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पीएम आवास योजना के प्रतीक्षा सूची में बड़े पैमाने पर धांधली व अनियमितता बरती गई है। ऐसे में लोगों का नाम सूची में दिया गया है जिन्हें पूर्व में ही आवास योजना का लाभ मिल चुका है। कई ऐसे लोगों का भी नाम दिया गया है जिनके पास पक्का का मकान व गाड़ी है। कुमार विश्वास को गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। सूत्रों के जरिए आ रही खबर के मुताबिक आईईबी की रिपोर्ट के बाद कुमार विश्वास को सुरक्षा दी गई। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। दरअसल कुमार विश्वास ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि एक दिन या तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे।
बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद में भाई बहन को घर में आग लगाकर मार देने की घटना का नामजद मुखिया आरोपी शिव कुमार झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिव कुमार झा को घटना के 8 दिन बाद दरभंगा पुलिस ने मधुबनी जिले के साहरघाट से गिरफ्तार किया। वहीं इस घटना से जुड़े एक और अतिरिक्त अभियुक्त तिरुपति को भी दरभंगा के मादरपुर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया। दरभंगा के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने इसकी बड़ी पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस अलग अलग तरीके से अपराधियों तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें हमें सफलता मिली। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी कई लोगों की पहचान की गई है। उन सभी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार प्रयासरत है। सूरज की तपिश ठंडी पछुआ पर भारी पड़ने लगी है। यही वजह है कि अपवाद को छोड़ दे तो सचमुच प्रदेश में पारा सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। प्रदेश के 15 जिलों में पारा 26 से 27 डिग्री के बीच और 7 जिलों में 27 से 28.3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। शेष जिलों में पारा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से नीचे चल रही है। आगामी 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में इसी तरह के मौसम बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में आग लग गई। देखते ही देखते कई डिब्बे धू कर जल गए। वहां मौजूद लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेन की 5 बोगियों में आग लग चुकी थी। इसी बीच फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाई। दिल्ली से मधुबनी पहुंची थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से आने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में शनिवार सुबह अचानक आग लगने की घटना सामने आई। बताया गया है कि रात में ही दिल्ली से ये ट्रेन मधुबनी पहुंची थी और स्टेशन पर खड़ी थी। इस दौरान इसमें आग लग गई, जिसके बाद स्टेशन पर मौजूद लोगों ने और कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग का विकराल रूप देखकर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि हम शिवाजी के विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महान योद्धा शिवाजी को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनका उत्कृष्ट नेतृत्व और समाज कल्याण पर जोर पीढ़ियों से लोगों को प्रेरणा देता रहा। जब सच्चाई और न्याय के मूल्यों के लिए खड़े होने की बात आई तो वह समझौता नहीं कर रहे थे। हम उनके विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष शिवाजी की जयंती शिव जयंती के रूप में मनाई जा रही। एक दिन पहले पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज को महान नायक के रूप में भारत का गौरव बताया। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप तक।